वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और साथियों, हम 2017 में हुए टोटल 125 शिफ्ट के क्वेश्चंस ही यहाँ प्रत्येक अलग अलग डे के हिसाब से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो हमारे काफी इंटरेस्टिंग होंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। साथियों, इसमें हम टोटल पीवाईक्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं जीके जीएस के। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक फंडामेंटल यही होता है कि हम पहले आए हुए प्रश्न देखें कि किस प्रकार से पीवाईक्यूज आते हैं, क्या उनका स्तर रहता है कि हार्ड होता है, मीडियम होता है। तो साथियों, इससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा। और जो आज हम टोटल कितने क्वेश्चंस यहाँ पर हम 44 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपके 17 जनवरी 2017 की शिफ्ट सेकंड के रहेंगे। 17 जनवरी 2017 की सेकंड शिफ्ट के आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी लगभग हमने 45 के इतने क्वेश्चन ही देखे थे। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्योंकि हम टोटल 125 शिफ्ट ही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी शिफ्ट का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए, बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कई भाषाओं में अधिकतम संख्या के गाने का रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया था। तो साथियों, यहाँ पर सिंगर्स के नाम दिए गए, हमें बताना है कि इन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए हैं और अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। तो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है शंकर महादेवन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा समीर अंजान, तीसरा ऑप्शन है हमारा पी सुशीला और चौथा है कविता कृष्णमूर्ति। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों इसका पी सुशीला। कौन? पी सुशीला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन दूसरा। तो इन्होंने कई भाषाओं में अधिकतम संख्या में गाने गाने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? पी सुशीला ने। अगर साथियों ये प्रश्न हमने पहले नहीं पढ़ा रहता या इसको डायरेक्ट हम देखते तो अधिकतर हमारे मन में शंकर महादेवन आता, लेकिन वो गलत है। इसलिए पीवाईक्यूज देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है साथियों? पी सुशीला। अब इन्होंने टोटल साथियों 12 भाषाओं में गाने गाए हैं। कितनी? 12 भाषाओं में इन्होंने गीत गाए हैं। और कितने गाए हैं? वो गाए हैं टोटल 17,695। इतना आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 12 भाषाओं में इन्होंने 17,695 गाना गाए हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि इनको 2008 में पद्म भूषण मिला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी कारण कहीं ना कहीं ये परीक्षा में भी पूछी गई है। तो इनको 2008 में क्या मिला है? 2008 में इनको पद्म भूषण मिला है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान में अनुशासन शामिल नहीं है। अब साथियों, पीवाईक्यू देखने का एक और बड़ा फायदा है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी समझ में आती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में अनुशासन शामिल नहीं है, तो ऐसी लैंग्वेज आती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है मानव संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है भौतिक, तीसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान और चौथा है पृथ्वी विज्ञान। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में अनुशासन शामिल नहीं है, तो साथियों वो है मानव संस्कृति। क्या रहेगा यहाँ पर? मानव संस्कृति इसमें शामिल नहीं है। बाकी भौतिक, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान सभी अंतरिक्ष अनुसंधान में कहीं ना कहीं शामिल है, लेकिन मानव संस्कृति इसके अंदर शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। तो साथियों, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है हमारा, ये किसमें प्रयोग नहीं होता, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में, दूसरा ऑप्शन है मिक्सर और चक्की में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एयर कंडीशनर में और चौथा हमारा ऑप्शन है कि पैकिंग सामग्री में। तो साथियों, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करते? तो इसका इस्तेमाल हम मिक्सर और चक्की में नहीं करते हैं। कहाँ पर? मिक्सर और चक्की में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑप्शन दूसरा। बाकी रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, पैकिंग सामग्री में इसका हम प्रयोग करते हैं। और CFC क्या है साथियों? एक तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये भी आप सभी को याद ही होगा कि जो हमारी CFC वो क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। और इसका इस्तेमाल हम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में काय के तौर पे करते हैं? तो प्रशीतक के तौर पे करते हैं। काय के तौर पर? प्रशीतक के तौर पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी एक राष्ट्रीय खेल है, इनमें से किस देश का ये राष्ट्रीय खेल है? तो साथियों, आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपसे पूछा गया है। और तीरंदाजी से शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें ये भी ये याद रखना है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा, जो भी इंपॉर्टेंट देश है, तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रश्न है हमारा कि तीरंदाजी एक राष्ट्रीय खेल है, इनमें से किस देश का है? तो पहला ऑप्शन है तुर्की देश का, दूसरा ऑप्शन है चीन का, तीसरा है भूटान का और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा जापान का। तो साथियों, जो आर्चरी नेशनल गेम है वो है भूटान का। किसका? भूटान का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। कहाँ का है ये? तो भूटान का है। अन्य ऑप्शन की साथियों हम बात करें तो चीन का हो जाएगा टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा? चीन का टेबल टेनिस हो जाएगा।
नेशनल गेम, तो ये भी हम याद रखेंगे। साथ ही अगर जापान का हमसे पूछ ले तो वो हो जाएगा मार्शल आर्ट। क्या हो जाएगा? जापान का हो जाएगा मार्शल आर्ट। तो ये भी हमको याद रखना है। और एक और देश छूट रहा है हमारा, वो भी हम देख लेते हैं साथ में, तुर्की। तो साथियों इसका हो जाएगा ग्रीस वर्स्टलिंग। अब ये किस प्रकार का खेल है पता नहीं, लेकिन इसका नाम क्या है? ग्रेस वर्स्टलिंग है ना। तो ये हमें थोड़ा सा देखना है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन का पूछ ले तो टेबल टेनिस, जापान का पूछ ले तो मार्शल आर्ट, और तुर्की का ग्रीस वर्स्टलिंग है ना साथियों। चलिए, भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी थिम्पू। क्या हो जाएगी? भूटान की राजधानी थिम्पू हमारी होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर के भी डेली में 4 से 5 या 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले ही हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और अब इसमें भी कम से कम 3 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। तो साथियों एमएस वर्ड का एक उदाहरण है, ये मैं बताना है कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, दूसरा ऑप्शन है कंपाइलर का, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और चौथा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो साथियों जो एमएस वर्ड है वो किसका उदाहरण है? वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यानी कि एमएस वर्ड क्या है? वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी एमएस के साथ ये प्रोडक्ट आते हैं किसके होते हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। किसके होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा स्टैटिक जीके का। पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? तो साथियों पीटर स्क्वायर एक जगह है, तो बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है एथेंस में, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन में, तीसरा ऑप्शन है वॉशिंगटन में, और चौथा ऑप्शन है वेटिकन सिटी में। तो साथियों जो हमारा पीटर स्क्वायर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वेटिकन सिटी में है। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो ये अपना वेटिकन सिटी में। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में। अच्छा एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं कि इसका वास्तुकार कौन था? तो ये भी आप याद रखें, इसका वास्तुकार था बर्नीनी। कौन था? इसका वास्तुकार साथियों था बर्नीनी। तो ये भी हमको याद रखना है कि पीटर स्क्वायर कहाँ पर है? तो वेटिकन सिटी में। और इसका वास्तुकार कौन था? तो वो था बर्नीनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा एफडीआई का अर्थ क्या है? साथियों यहाँ पर एफडीआई का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो पहला ऑप्शन है फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फॉरेस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और चौथा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो साथियों एफडीआई का सही फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा ऑप्शन 4 की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हमारा एफडीआई का फुल फॉर्म रहता है। जिस देश में जितना ज्यादा एफडीआई आता है वो इतना ही अनुकूल होता है किसके लिए? निवेश करने के लिए। यानी कि अगर मान लो भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और किसी देश में $50 बिलियन का आ रहा है, तो इससे वहां जो बाहर के विदेशी व्यापार कर रहे हैं, निवेशक हैं, तो उनको समझ में आएगा कि इंडिया में भाई इकोनॉमी अच्छी चल रही है, वहां पर गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही है, ताकि वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसलिए एफडीआई जितना ज्यादा आता है उतना अच्छा होता है। तो एफडीआई का अर्थ क्या है साथियों? वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला साथियों ये प्रश्न उस समय जब 2017 में एग्जाम हुआ था उस समय के करंट हिसाब से, करंट अफेयर्स के लिहाज से है, लेकिन मैंने इसको ऊपर अपडेट कर दिया है, तो हम देख लेते हैं। 17वां शिखर सम्मेलन में गैर संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन वेनेजुएला में आयोजित सम्मेलन में क्या नारा दिया गया था? यानी साथियों इसमें बताना है कि जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या थी। तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड फॉर पीस एंड हार्मनी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पंथ पर शांति, तीसरा ऑप्शन है हमारा संयुक्त राष्ट्र के पद पर विश्व शांति, और चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र के पद पर स्थायी शांति। तो साथियों इसका अगर हम उस लिहाज से देखें तो उस समय इसका था संयुक्त राष्ट्र पद पर शांति। क्या था? संयुक्त राष्ट्र पद पर शांति। लेकिन साथियों ये 17वां है। अब हम आपको 2025 में जो हुआ है हमारा 2024 में बता देता हूं। तो 19वां नाम शिखर सम्मेलन साथियों 2024 में हुआ था, और ये किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था साथियों कंपाला युगांडा में। कहां पर? कंपाला युगांडा की राजधानी है, तो वहां पर ये हुआ था। तो ये इसको हम करंट अफेयर्स के हिसाब से अपडेट कर लेते हैं ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी है। तो 19वां शिखर सम्मेलन जिसका गुट निरपेक्ष आंदोलन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 2024 कहां पर हुआ था? तो साथियों कंपाला युगांडा में हुआ था। और यहाँ पर बतौर गेस्ट कौन गए थे? तो वो गए थे हमारे एस जयशंकर जी, जो भारत के क्या है? विदेश मंत्री हैं। तो यहाँ पर एस जयशंकर जी बतौर गेस्ट गए थे। और इस समय इसका थीम क्या गया था? 2024 में इसका थीम दिया गया था, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साझा वैश्विक। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग, समृद्धि के लिए सहयोग, के लिए सहयोग को बढ़ाना या सहयोग को गहरा करना। ये यहाँ पर दिया गया था सहयोग को
गहरा करना या उसको बढ़ाना, ये यहाँ का इसका थीम था। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर 2017 में गेस्ट पूछे तो उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी गए थे। कौन गए थे? लेकिन वो इतना पुराना नहीं पूछेगा, लेटेस्ट पूछेगा। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि 19वां नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहां पर हुआ था, तो कंपाला युगांडा में हुआ था। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने गए थे। और साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना या सहयोग को बढ़ाना, ये इसका वो हो जाएगा हमारा नारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ये बताना है हमें कि विज्ञान का साथियों कौन सा नियम है जो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। ये ऑप्शन है हमारा कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा, मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं क्या? मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। तीसरा, ये भौतिक विधि से अलग किया जाता है। और चौथा है, इसकी संरचना तय है। क्या है? चौथा कि इसकी संरचना तय है। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। क्या है साथियों? कि मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे समांगी मिश्रण। क्या होते हैं? समांगी मिश्रण। और दूसरे क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं ना, आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा ही होगा। और जहां तक मैंने शिफ्ट फर्स्ट देखी है और शिफ्ट सेकंड, दोनों में ही बायोलॉजी से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और वो भी काफी अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यानी कि एनटीपीसी थोड़े जो क्वेश्चंस पूछता है साइंस के, थोड़े टफ ही पूछता है। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आए वो छूटे नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, किस व्यक्ति को 2015 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये उस समय के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो किस व्यक्ति को 2015 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पहला ऑप्शन है हमारा पाल एल मोड्रिच। दूसरा ऑप्शन है स्वेतलाना अलेक्सीविच, काफी टफ है ना। तीसरा है हमारा विलियम सी कैंपबल। और चौथा है तकाकी कजिता। तो साथियों 2015 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था स्वेतलाना अलेक्सी एविच। किसको मिला था? स्वेतलाना अलेक्सी एविच को मिला था। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन कौन सी बुक के लिए मिला था? तो वो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अ मॉन्यूमेंट। किसके लिए? अ मॉन्यूमेंट और मॉन्यूमेंट टू सफरिंग। ये थोड़ा सा याद रखने का विषय है, इसको आप याद रख लेना। सफरिंग एंड करेज इन अवर टाइम, एंड करेज इन अवर टाइम बुक के लिए इनको मिला था। इन करेज इन अवर टाइम बुक के लिए इनको मिला था ये। तो ये भी हम थोड़ा सा याद रख लेंगे, अवर टाइम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरव घई भारतीय हैं और इनका संबंध किस खेल से? हमें बताना है कि गौरव घई एक भारतीय हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है कि पहलवानी से, दूसरा ऑप्शन है बॉक्सर से, तीसरा ऑप्शन है गोल्फर से, और चौथा है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो साथियों गौरव घई एक भारतीय हैं और इनका संबंध गोल्फ से, किससे? गोल्फ से, यानी कि गोल्फर है ये। तो इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? गोल्फ खेल से हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? तो साथियों जो भारतीय रेलवे बोर्ड है, ये इसका अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1905 में, दूसरा है 1890 में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1937 में, और चौथा हो जाएगा 1966 में। तो साथियों भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित हुआ था। कब? 1905 में पारित हुआ था। अच्छा, आप बता सकते हैं कि उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो उस समय के भारत के वाइसराय कौन थे, कब के? 1905 के। ये आपको कमेंट करके बताना है, सही कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1905 में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लाला लाजपत राय निवास स्थल, साथियों बताना है कि जो लाला लाजपत राय थे वो किस राज्य से संबंधित थे, उनका निवास स्थल क्या था? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो साथियों आप सभी को पता ही होगा कि लाला लाजपत राय का निवास कहां पर था? तो वो पंजाब के थे। कहां के थे? पंजाब के थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। इनको साथियों क्या बोला जाता था? तो इनको पंजाब केसरी बोला जाता था। क्या बोला जाता था इनको? पंजाब केसरी बोला जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया है। इसके अलावा साथियों ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। किसके? जो कांग्रेस का गर्म दल था उसके नेता थे ये। कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे कौन?
लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे ये, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथियों इन्होंने दो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक की भी स्थापना करी थी, तो वो भी आपको याद रखना है। एक तो हमारा साथियों पंजाब नेशनल बैंक की, कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी किन्होंने करी थी, तो वो हमारे लाला लाजपत राय जी ने ही करी थी, पंजाब नेशनल बैंक। और साथियों एक लक्ष्मी कंपनी, क्या है, लक्ष्मी कंपनी, ये आपसे इतना नहीं पूछेगा लेकिन ये बाकी पॉइंट आपसे जरूर पूछ सकता है। तो इनकी स्थापना किसने करी थी, तो वो भी लाला लाजपत राय जी ने ही करी थी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, पंजाब केसरी गरम दल और पंजाब नेशनल बैंक, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे जरूर पूछ सकता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बेन किंग्सले संगठन का संबंध है, साथ ही जो बेन किंग्सले संगठन है इसका संबंध किससे है, तो पहला है पॉप संगीत से, दूसरा है अंतरिक्ष यात्री से, तीसरा है इनका वैज्ञानिक रिसर्च से, और चौथा है गतिशील तस्वीर यानी कि मोशन पिक्चर्स से। ये साथियों थोड़ा इसका ट्रांजेक्शन गलत हुआ है कि मोशन पिक्चर्स से। तो साथियों जो बेन किंग्सले हैं इनका, इनके संगठन का संबंध किससे है, तो वो है मोशन पिक्चर्स से, कहा गया मोशन पिक्चर्स से। तो साथियों इनका एक स्टूडियो है बेन किंग्सले का, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोशन पिक्चर्स स्टूडियो। क्या है, मोशन पिक्चर्स स्टूडियो उसका नाम है। तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब आपसे पूछा क्यों गया है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि साथियों इन्होंने जो गांधी फिल्म बनी थी, कौन सी गांधी फिल्म, उसमें महात्मा गांधी का अभिनय किया था किसने, बैंक्स किंगले ने। तो इन्होंने गांधी फिल्म में महात्मा गांधी का अभिनय किया था, यानी कि उनका रोल किया था। और आप सभी को पता ही है कि महात्मा गांधी हमारे भारत में कितने इंपॉर्टेंट है, उनसे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं प्रश्न परीक्षा में पूछता रहता है बार बार। तो इसीलिए साथ ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो बेन किंग्सले थे इन्होंने गांधी फिल्म में महात्मा गांधी जी का अभिनय किया था, और ये फिल्म कब आई थी, 1998 में आई थी। कब आई थी, 1998 में आई थी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखना अब अलग अलग शिफ्ट में हम देखेंगे, गांधी जी से जुड़े हुए एक से दो प्रश्न तो लगातार जीके में कहीं ना कहीं से पूछ लेता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा हिस्ट्री का, कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी, यानी कि साथियों अकबर अपना राजकाज कहां से चलाता था। तो पहला ऑप्शन है इलाहाबाद से, दूसरा है लखनऊ से, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली से, और चौथा आगरा से। तो साथियों जो अकबर अपना प्रशासन कहां से चलाता था, तो दिल्ली से चलाता था। कहां से, दिल्ली से। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है कि अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी साथियों, तो दिल्ली थी, दिल्ली से अपना पूरा राजकाज देखता था। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की धमकी प्रजातियों आयुष्यन वर्गीकरण में नहीं है। तो साथियों ये प्रश्न की थोड़ी लैंग्वेज स्टाफ में आपको समझा देता हूं। ये हमें बताना है कि साथियों वो कौन सी थ्रेटन्ड यानी कि कौन सी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जिनका आयुष्यन वर्गीकरण नहीं करता है। साथियों क्या बताना है हमें, कि वो कौन से संकटग्रस्त प्राणियों की लिस्ट होती है जिनका प्रकाशन आयुष्यन नहीं करता है, तो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हार्मफुल, दूसरा है एक्सटिंक्ट, तीसरा है वर्नेबल यानी कि जो सहज में घायल हो सके, और चौथा है इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय। तो साथियों जो आयुष्यन अपनी अपनी अलग अलग जो प्राणियों की वर्गीकरण करता है, लिस्ट जारी करता है, उसमें हार्मफुल नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती है। क्या होती है, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी कोई उसमें लिस्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगी आयुष्यन क्या जारी करता है, तो आयुष्यन जारी करता है रेड डाटा बुक। क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें वो दुनिया भर में मौजूद प्राणियों के लिए अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड करता है। जैसे कि मान लो कोई जानवर एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गया है या विलुप्त होने वाला है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो वर्नेबल है जिनका आसानी से शिकार किया जा सकता है, और कुछ ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय हैं, बहुत ही कम ऐसे बचे हुए हैं। तो इन सबको कौन वर्गीकरण करता है, आयुष्यन। लेकिन आयुष्यन हार्मफुल नाम की कोई भी कैटेगरी प्राणियों की नहीं निकालता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाले। चलिए अब थोड़ा सा हम आयुष्यन के बारे में देख लेते हैं। तो साथियों आयुष्यन का फुल फॉर्म है, पूरा बहुत ही इंपोर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको पता भी होगा ऐसी आशा है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। क्या है इंटरनेशनल, एक मिनट, यूनियन की स्पेलिंग यहाँ आएगी, यूनियन, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये हमारे साथियों आयुष्यन का फुल फॉर्म है, यूनियन कंजर्वेशन, एक मिनट रुकना, थोड़ा स्टाइलिश चलाने का नॉलेज नहीं है साथियों, अभी अभी मैंने शुरू किया है। तो कंजर्वेशन, स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बाकी आप थोड़ा समझ जाइएगा थोड़ा सा, कंजर्वेशन। तो ये साथियों आयुष्यन का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर। इसकी साथियों स्थापना कब हुई थी, 1948 में। कब, इसकी स्थापना साथियों 1948 में कहां पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी। कहां पर, फ्रांस में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर साथियों स्विट्जरलैंड में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, इसकी स्थापना तो 1948 फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका साथियों हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहां पर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में आप कभी कंफ्यूजन ना हो, कभी पूछ ले तो, है ना। चलिए, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्थापना 1948 फ्रांस में, और हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा आपको, इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा।
और इसका मुख्य काम क्या है साथियों, तो प्रत्येक वर्ष रेड डाटा बुक यानी कि लाल किताब जारी करता है, जिसमें अलग अलग प्राणियों के स्टेटस हमें बताता है कि कौन सा प्राणी एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन सा वर्नेबल है, कौन सा थ्रेटन्ड है, कौन सा इंडेंजर्ड है। तो ये सब ये हमें बताता है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का है। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ पर कर का वर्णन करता है? फिर से रिपीट कर दूं, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कारपोरेट ब्रांड से प्राप्त लाभांश पर कर। दूसरा ऑप्शन है 1 साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ कर। तीसरा हो जाएगा बैंक फिक्स डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज पर कर। और चौथा है साथियों 12 महीने से अधिक के लिए आयोजित शेयरों की बिक्री पर कर। तो साथियों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1 साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। क्या है साथियों? लाभ पर कर। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो साथियों कैपिटल गेन टैक्स है। क्या है? कैपिटल गेन टैक्स है ये। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, कैपिटल गेन टैक्स। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से गांधी जी आ गए। देखिए दूसरा प्रश्न आ गया आज का ही। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1905 में आए थे, दूसरा ऑप्शन है 1920 में आए थे, तीसरा ऑप्शन है 1915 में आए थे और चौथा है 1910 में आए थे। तो किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे साथियों? तो आए थे साथियों 9 जनवरी 1915। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को वो कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और क्या बन के आए थे? वकील बनकर आए थे। तो साथियों जो ये डेट थी ये काफी आइकॉनिक डेट मानी गई कि गांधी जी इस दिन आए थे। इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में हम इस डेट को क्या मनाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम इस डेट को मनाते हैं, किसको? 9 जनवरी को। और प्रत्येक 2 वर्ष में हम क्या करते हैं? प्रवासी भारतीय सम्मेलन करते हैं। क्या करते हैं? प्रवासी भारतीय सम्मेलन करते हैं, जिनमें दुनिया भर के एनआरआई को हम बुलाते हैं। तो साथियों हमारा 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? तो हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसको भी हमको याद रखना है, कभी करंट अफेयर्स के लिहाज से पूछ ले कि 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस राज्य या किस शहर में मनाया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया 2025 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? वो है हमारा ऑप्शन तीसरा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। चलिए थोड़ा सा पुराना और देख लेते हैं, कभी पूछ ले। 2023 का साथियों कहाँ पर हुआ था? तो वो इंदौर में हुआ था। कहाँ पर? इंदौर एमपी में हुआ था। तो वो भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? साथियों जो मिशन रफ्तार है हमारा वो किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है वायु यातायात से, दूसरा ऑप्शन है सड़क यातायात से, तीसरा ऑप्शन है पानी यातायात से और चौथा ऑप्शन हो जाएगा रेल यातायात से। तो साथियों जो मिशन रफ्तार है वो रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। किससे? रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं, पानी पीने लग गए थे हमें। साथियों यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा रोग ऐसा है जिसको चश्मे के साथ ठीक नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न है कि चश्मे को ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि साथियों कौन सा ऐसा रोग है जिसको हम चश्मा पहनकर ठीक नहीं कर सकते, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रिंसे बायोपिया, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है मोतियाबिंद और चौथा है मायोपिया। तो साथियों बताना है कि कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है, हमारा आंख का रोग है जिसको हम चश्मा पहन के दूर नहीं कर सकते। तो साथियों हमारा मोतियाबिंद है। क्या है? मोतियाबिंद। ऑप्शन तीसरा। मोतियाबिंद का निवारण साथियों हम सिर्फ सर्जरी से ही कर सकते हैं। किससे? सिर्फ सर्जरी से ही कर सकते हैं। इसका निवारण हम चश्मा पहनकर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज ही कुछ अजीब है इस प्रश्न की। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन सा चिल्ड्रन कल्याण स्कीम नहीं है साथियों? तो निम्न में से कौन सी चिल्ड्रन कल्याण स्कीम नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे समावेशी विकास के लिए विकलांग माध्यमिक व्यवस्था, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा है स्वयं सिद्ध अभियान और चौथा है अधिकार शिक्षा यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो साथियों स्वयं सिद्ध अभियान चिल्ड्रन कल्याण से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी जितने भी ऑप्शन है हमारे समावेशी विकास के लिए विकलांग माध्यमिक व्यवस्था, सर्व शिक्षा अभियान और अधिकार शिक्षा, ये सभी चिल्ड्रन कल्याण से जुड़े हुए हैं। लेकिन स्वयं सिद्ध अभियान चिल्ड्रन कल्याण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? तो साथियों में बताना है कि हम उन लोगों को क्या बोलेंगे जो धरती और उसके भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं।
तो उनको साथियों हम इतिहासकार बोलेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन उनको हम किसान बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन उनको भूगोलवेत्ता बोलेंगे और चौथा उनको जीवनीकार हम बोलेंगे। साथियों प्रश्न देखने से समझ में आ रहा है कि उनको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफर्स यानी कि भूगोलवेत्ता बोलेंगे, क्योंकि साथियों जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भूगोलविद बोलते हैं ना। तो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, वो भूगोलवेत्ता ही करते हैं। अब जो किसी की जीवनी लिखता है उसको हम जीवनीकार बोल देते हैं, जो खेती करता है वो किसान, और जो इतिहास की हमें जानकारी देता है यानी कि पूर्व में घटित घटनाओं के बारे में सटीक जानकारी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इतिहासकार बोलते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला फिर से कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है। सीडी रोम साथियों क्या है, ये हमें बताना है कि सीडी रोम क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि MP3 फाइल है, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर है, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क है और चौथा ऑप्शन है कि ये स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो साथियों सीडी रोम क्या है, तो ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन जो हमारा 4 नंबर का है, ऑप्शन 4, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सीडी रोम का हम फुल फॉर्म भी हाथ के हाथ देख लेते हैं ताकि परीक्षा में आपसे छूटे नहीं। तो साथियों इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कोई भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है सीडी रोम का। और साथियों ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए इसकी कभी आपसे क्षमता भी पूछ ले तो इसकी क्षमता होती थी मात्र 640 MB। कितनी, 640 MB इसकी क्षमता होती थी। कितनी कम क्षमता होती थी आप देख सकते हैं। आजकल तो फोन ही पता नहीं कितने कितने जीबी के आने लग गए, 64 GB 128 GB तक फोन में आने लग गया। तो सीडी रोम क्या साथियों, वो स्टोरेज डिवाइस है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और क्षमता पूछे तो 640 MB। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रत्येक परीक्षाओं में यूनेस्को से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यूनेस्को, तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर भी कभी अलग से डिटेल वीडियो में संडे के दिन लाने की कोशिश करूंगा कि निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं है। तो साथियों हमें बताना है कि कौन सा स्थल है जो यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है माथेरन हिल स्टेशन। क्या है, माथेरन हिल स्टेशन। दूसरा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन। तीसरा ऑप्शन है कालका शिमला रेलवे लाइन और चौथा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। तो साथियों जो यूनेस्को की साइट है वो माथेरन हिल स्टेशन नहीं है। क्या है साथियों, जो माथेरन हिल स्टेशन है ये रेलवे द्वारा सॉरी यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल नहीं है। बाकी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वत रेलवे, ये तीनों ही क्या है, तीनों ही यूनेस्को की साइट है। क्या है, यूनेस्को की साइट है, यानी कि विश्व विरासत स्थल है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1। साथ ही जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है इसको 1999 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। जो कालका शिमला रेलवे लाइन है साथियों इसको 2008 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया, और जो नीलगिरी पर्वत रेलवे है इसको 2005 में घोषित किया गया था। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसको जरूर याद रखें। और वर्तमान में हमारे पास कितनी साइट्स हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 43 यूनेस्को यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पॉलिटी का है कि यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। यानी साथियों में बताना है कि जो एक राजनीतिक दल है उसको अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसको कौन कौन से शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो साथियों मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर कि अगर किसी भी दल को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करना है तो साथियों उसको कम से कम यहाँ पर कम से कम 4 लोकसभा की सीटें जीतनी होगी। कितनी, कम से कम 4 लोकसभा की सीटें उसको जीतनी होगी, तभी वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा साथियों उसको कम से कम, है ना, यहाँ फिर से लिख देता हूं मैं, कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, 4 राज्यों के, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं हम, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, और ये लूसेंट में बहुत ही काफी अच्छे से दिया गया है, विधानसभा चुनावों में इसको 6% मत आना चाहिए। यह हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको 6% वेद मत मिलना चाहिए। अगर इन दोनों शर्त में से एक शर्त का भी पालन करेगा तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4। तो अगर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो कम से कम उसके 4 लोकसभा मेंबर होने चाहिए, या अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में उसको 6% वेद मत मिलना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी अच्छा प्रश्न था ये, और जो हमारी लूसेंट बुक है उसमें ऐसा कैसा दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस व्यक्ति को 2016 का 11वां T20 ICC वर्ल्ड कप के लिए कप्तान चुना गया था। तो पहला ऑप्शन है MS धोनी को, दूसरा ऑप्शन है डेरेन सेमी को, तीसरा ऑप्शन है शेन वाटसन को और चौथा है विराट कोहली को। तो साथियों 2011 का 11वां T20 ICC वर्ल्ड कप के लिए कप्तान किसको चुना गया था, तो उस समय हमारे कप्तान थे विराट कोहली को थे।
विराट कोहली उस समय हमारे कप्तान थे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों उस समय जीता कौन था, तो उस समय जो हमारा 2016 का वर्ल्ड कप है वो जीता था वेस्ट इंडीज ने। किसने? वेस्ट इंडीज ने इसको जीता था। किसने? वेस्ट इंडीज इसका विनर था 2016 के वर्ल्ड कप का, तो वो भी हमें याद रखना है। और जो मैन ऑफ द सीरीज थी वो किसको दी गई थी? मैन ऑफ द सीरीज वो दी गई थी विराट कोहली को ही। मैन ऑफ द सीरीज यानी सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने उसमें बनाए थे। तो 2016 का वर्ल्ड कप भले ही हम हार गए थे, लेकिन उसमें जो मैन ऑफ द सीरीज था वो कौन थे? वो विराट कोहली थे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 विराट कोहली रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कॉर्बुजिए वास्तुकार के द्वारा कहां पर किया गया था? तो फिर से क्वेश्चन आ गया यूनेस्को का कि जो विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कॉर्बुजिए, ये जो ली कॉर्बुजिए थे साथियों क्या थे? एक प्रकार के वास्तुकार थे। क्या थे? आर्किटेक्ट थे ली कॉर्बुजिए। तो इनके द्वारा कहां पर किया गया था? तो पहला ऑप्शन है कोची में, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है गोवा में और चौथा ऑप्शन है पड्डुचेरी में। तो साथियों जो ली कॉर्बुजिए द्वारा वास्तु का निर्माण किया गया था वो किया गया था चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में किया गया था। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो साथियों ली कॉर्बुजिए द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब दिया गया? तो 2016 में दिया गया। कब? 2016 में दिया गया था। तो ये भी आप याद रखें। और ये कहां पर है? तो ये हमारे चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम देखें साथियों, निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाए जाते हैं? तो साथियों बताना है कि किस राज्य में हाथी नहीं पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा ऑप्शन है केरल में और चौथा है झारखंड में। तो साथियों हमारा जो असम राज्य है वहां पर हाथी नहीं पाए जाते हैं। वहां पर क्या पाए जाते हैं? एक सिंग का भारतीय गेंडा, एक सिंग का भारतीय गेंडा वहां पर पाया जाता है। कहां पर? एक सिंग के गेंडे वो हमारे असम में पाए जाते हैं। बाकी कर्नाटक, केरल और झारखंड में हाथी भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों हाथियों के संरक्षण के लिए इसको 2010 में काय का दर्जा दिया गया? हाथियों के संरक्षण के लिए 2010 में इनको दिया गया है राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा। काय का? राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा किसको दिया गया है? तो हाथियों को दिया गया है, ताकि इनका संरक्षण हो सके। तो इनको राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा भी दिया गया है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है, हमें बताना है। तो साथियों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अनुवांशिक संशोधन खाद्य पदार्थ, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है अम्लीय वर्षा और चौथा ऑप्शन है जैव विविधता का नुकसान होना। तो साथियों प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की समस्या नहीं है? तो साथियों वृक्षारोपण करना पर्यावरण के लिए कोई समस्या नहीं है। आप जितना चाहे उतना ज्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, उतना ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं। बाकी अनुवांशिक संशोधन, खाद्य पदार्थ, अम्लीय वर्षा और जैव विविधता का नुकसान सभी क्या है? पर्यावरण की समस्या है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हमारे रेलवे वालों ने। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है हवा में गति से अधिक गति के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्या है कि हवा में गति से अधिक गति को क्या जाना के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सुपरसोनिक, दूसरा है सोलर, तीसरा है इंफ्रासोनिक और चौथा है अल्ट्रासोनिक। तो साथियों हवा में गति से अधिक यानी कि जो हमारा साउंड है, साउंड की स्पीड से भी अधिक, यानी कि यहाँ पर गति नहीं आवाज आएगा। क्या आएगा? आवाज से अधिक गति। क्या आएगा? आवाज से अधिक गति। तभी तो सोचोगे क्या दिक्कत है। तो हवा में आवाज से अधिक गति के रूप में हम किसको जानते हैं? तो साथियों वो सुपरसोनिक को जानते हैं। किसको? सुपरसोनिक को हम जानते हैं। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपने सुना होगा सुपरसोनिक मिसाइल्स का नाम, यानी कि ये जो हवा की गति होती है उससे भी फास्ट चलती है, यानी जो हमारी आवाज होती है उसकी गति से भी तेज चलती है। और इसको हम काय में नापते हैं? इसको हम मैक नंबर में नापते हैं। काय में? जैसे मैक 1, मैक 2 है ना। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सुपरसोनिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य कथन नहीं है? तो साथियों यहाँ पर चारों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला है कि यह एक अस्थायी चुंबक है, फिर दूसरा है इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती रहती है, फिर तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता और चौथा है इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन तीसरा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है उसका ध्रुवीकरण किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। और आप सभी को पता होगा कि उनका ध्रुव किधर होता है? नॉर्थ और साउथ पोल पर चुंबक का ध्रुव होता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत में निर्मित टैंक का नाम। तो साथियों हमें ये टैंक है, आप सभी को पता होगा मिलिट्री टैंक। तो भारत में निर्मित टैंक का हमें नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा है अर्जुन, तीसरा है महाबली और चौथा है साथियों कैलाश। तो भारत में निर्मित टैंक का साथियों नाम क्या है? तो वो है अर्जुन। क्या है? अर्जुन टैंक इसका नाम है, अर्जुन टैंक है ना।
तो ये भारत में निर्मित है। अच्छा, इसको डिजाइन किसने किया है? तो इसको डिजाइन किया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप सभी को, वैसे पता ही होगा आप सभी को, क्योंकि डिफेंस रिसर्च यहाँ तक आए हैं तो आप काफी पढ़ ही रहे होंगे। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग पे मत जाना साथियों, है ना। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ ने इसको डिजाइन किया गया है। और इसको बनाया किसने? तो इसको भारत के 3 बड़े रक्षा अनुसंधान, एक तो हमारा बीएचईएल हो जाएगा, कौन सा? बीएचईएल, फिर दूसरा बेल, और तीसरा मैं आपको बताऊंगा। तो बीएचईएल, बेल और जो हमारा हैवी व्हीकल फैक्ट्री है, उन तीनों ने इसको मिलकर बनाया है। तो बीएल आप सभी को पता होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और साथ ही भारी वाहन फैक्ट्री, जो हमारी भारी वाहन फैक्ट्री साथियों, इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया है। भारी वाहन यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री द्वारा इसको बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? आवड़ी में स्थित है। कहाँ पर? आवड़ी। तो ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। तो भारत में निर्मित टैंक का नाम साथियों अर्जुन है। इसको डिजाइन किसने किया है? तो वो हमारे डीआरडीओ ने किया है। और बनाया किसने है? तो बीएचईएल, बीएल और हैवी हैवी व्हीकल फैक्ट्री, तीनों ने मिलकर इसको बनाया है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन चलिए हमने देख लिया। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कंप्यूटर से है कि एमएस एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। क्या है? कि एमएस एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। तो पहला ऑप्शन है प्लस साइन से, दूसरा ऑप्शन है बराबर साइन से, तीसरा है हैश साइन से, और चौथा ऑप्शन होगा @ साइन से। तो एमएस एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक है साथियों, जो कि हमारे बराबर से शुरू होता है। कहां से? बराबर साइन से शुरू होता है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? तो साथियों में बताना है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसको हम खा नहीं सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है फाइबर फसलें, दूसरा है कॉफी, तीसरा है तेल बीज, और चौथा है गन्ना। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी जितनी भी फाइबर फसलें होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? तंतु फसल। क्या बोलते हैं? तंतु फसल। ये खाने योग्य नहीं होती, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम काय में करते हैं? कपड़े में। काय में? कपड़ों का निर्माण करने में, कपड़ों के निर्माण में, या यूं कहें हम कि जो कपड़ों बनाने के लिए कच्चा माल होता है, उसमें इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये खाने योग्य नहीं होती है। बाकी कॉफी, तेल बीज, गन्ना तो खाने योग्य होता ही है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता की एक सीमा होती है, जो वैध मतों के कम से कम कितने प्रतिशत लाने पर राज्य के विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुए हैं। तो साथियों फिर से वही चुनाव, वही क्वेश्चन आगे जो भी हमने देखा था, तो इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा 6%। कितना? 6% अगर उसको वोट मिलता है विधानसभा के चुनाव में, तो राज्य पार्टी के रूप में अपनी मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है, और ये प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में, कम से कम 10 से अधिक परीक्षाओं में देख लिया है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से, दूसरा है जैन ग्रंथ से, तीसरा है त्रिपिटक से, और चौथा है बाइबिल से। तो साथियों जो सत्यमेव जयते है, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई थी? तो साथियों बताना है कि जो फर्स्ट हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी स्थापना कब करी गई? पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा ऑप्शन है 1954 में, तीसरा ऑप्शन है 1953 में, और चौथा ऑप्शन होगा 1955 में। तो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना साथियों 1953 में। कब? 1953 में करी गई थी। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके 3 सदस्य थे। तो पहले हो जाएंगे फजल अली, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। क्या थे? फजल अली, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। दूसरे नंबर पर साथियों हमारे हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। और तीसरे नंबर पर थे के.एम. पणिकर। कौन थे तीसरे नंबर पर? के.एम. पणिकर। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं। और इन्होंने 1956 में, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे राज्य जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश वगैरह की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो 22 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, यहाँ पर हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे थे के.एम. पणिकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। यानी कि प्रश्न साथी ये बोल रहा है कि जो फ्लोरा एंड फोना शब्द होता है, वो हम किस संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं? जो वनस्पति एवं जीव शब्द है, या फ्लोरा एंड फोना जो वर्ड है, इसका हम किस विषय में या किस सब्जेक्ट में इसका उल्लेख करते हैं? तो पहला है चिड़िया और जानवरों के लिए, फिर दूसरा है पर्वतों और नदियों के लिए, तीसरा है पौधों और जानवरों के लिए, और चौथा है मानव और जानवरों के लिए। तो साथियों जो फ्लोरा एंड फोना है, इसका इस्तेमाल हम प्लांट्स एंड एनिमल के लिए करते हैं। किसके लिए? पौधों और जानवरों के लिए इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। प्लांट्स में जितने भी हमारे प्लांट्स है वो सारे आ जाएंगे, और फोना
यानी कि एनिमल्स में सारे हमारे जितने भी जानवर हैं, मनुष्य, कुत्ता, गाय, भैंस, सब आ जाएंगे। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो साथियों, जो सामान्य पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्था में कौन शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोलाइड, दूसरा ऑप्शन है गैसीय, तीसरा ऑप्शन लिक्विड और चौथा ऑप्शन है सॉलिड यानी कि मिट्टी। तो साथियों, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में क्या शामिल नहीं है? तो वो कोलाइड शामिल नहीं है। क्या है साथियों? कोलाइड इसमें शामिल नहीं है। बाकी आप सबको पता होगा कि पदार्थ की अलग अलग भौतिक अवस्थाएं होती है। ठोस होता है, क्या होता है? ठोस। द्रव भी होता है ना, ठोस, द्रव, गैस, और एक और चौथी अवस्था भी आजकल आ गई है, वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, है ना ये। तो कोलाइड इसमें कहीं भी शामिल नहीं है साथियों। कोलाइड क्या होते हैं? तो साथियों, कोलाइड एक प्रकार के रासायनिक मिश्रण होते हैं। ये क्या होते हैं? रासायनिक मिश्रण होते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया एनटीपीसी में आरआरबी द्वारा कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो साथियों, कोलाइड इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन एक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग हम मुख्यतः किसके रूप में करते हैं? क्या है क्वेश्चन कि जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मध्यस्थ के रूप में, दूसरा है अर्धचालक के रूप में, तीसरा है चालक के रूप में और चौथा है इंसुलेटर के रूप में। तो साथियों, जो जर्मेनियम है इसका इस्तेमाल हम करते हैं अर्धचालक के रूप में। किसके? अर्धचालक के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जर्मेनियम का प्रयोग काय में? अर्धचालक के रूप में। अगला प्रश्न है, भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। तो साथियों, जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है, इसका जो साम्राज्य है यानी कि कौन से हिमालय में स्थित है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी हिमालय में, फिर दूसरा है पूर्वी हिमालय में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय में और चौथा है मध्य हिमालय में। तो साथियों, जो भूटान का साम्राज्य है वो पूर्वी हिमालय में, कहाँ पर? पूर्वी हिमालय में ये स्थित है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा। अगर साथियों इसकी कैपिटल की हम बात करें तो अभी हमने देख लिया क्या है इसकी कैपिटल, थिम्पू। क्या है साथियों? थिम्पू। अगर साथियों इसकी करेंसी की बात करें, क्योंकि करेंसी पूछ लिया जाता है, तो है नगल ट्रम। क्या है? नगल ट्रम। बहुत ही अजीब सा नाम है इसका, नगल ट्रम। और साथियों यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो वो है जोड़खा। कौन सी भाषा है? वो है जोड़खा। ये भी आपसे कभी परीक्षा में पूछ सकता है। क्या है? भाषा जोड़खा। तो भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। और साथियों, भारत के लिए वीजा फ्री है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। हमारा वीजा नहीं लगता, लेकिन एक काफी बड़ी ने शर्त रखी है कि पर डे 1200 रुपए देने आपको पड़ेंगे। यानी कि हम भूटान में जितने भी दिन रहे तो 1200 रुपए पर डे आपको भुगतान करना वहां पर पड़ेगा, तभी आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा भला बुरा कहते हैं, तो WHO ने सितंबर 2016 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है मलेशिया को, दूसरा है श्रीलंका को, तीसरा है सिंगापुर को और चौथा है चीन को। तो साथियों, 2016 में WHO द्वारा श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसको? श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है साथियों, जानते होंगे क्रिकेट के कारण इसको हम काफी जानते हैं, और श्रीलंका से काफी ज्यादा पुराने टाइज भी हैं। रामायण काल से यहाँ पर टाइज चलते आ रहे हैं। श्रीलंका की साथियों राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कोलंबो। क्या हो जाएगी? कोलंबो। दो यहाँ पर राजधानी है, एक तो कोलंबो, एक एक जयवर्धनपुरम कोट्टे। एक क्या है? जयवर्धनपुरम कोट्टे भी यहाँ की राजधानी है। जयवर्धनपुरम कोट्टे भी यहाँ की राजधानी है। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को सामान्यतः समाज के लिए सही नहीं माना गया है? तो साथियों हमें बताना है कि वह कौन सा ऐसा है। एक है जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए उसको सही नहीं माना गया है। तो पहला ऑप्शन है साथियों बाल विवाह को, दूसरा है डायरी सिस्टम को, तीसरा है अस्पृश्यता को और चौथा है वयस्क मताधिकार को। तो साथियों, बाल विवाह को समाज के लिए सही नहीं माना गया है। किसको? बाल विवाह को समाज के लिए सही नहीं माना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि बाल विवाह को समाज के लिए सही नहीं माना गया है। और इसके लिए साथियों भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भी पास कर दिया है, ताकि बाल विवाह देश में नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं होते रहते हैं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या साथियों 2006 में इसको पारित किया गया था। इसके बावजूद भी इसमें 100% तो गवर्नमेंट सफल नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह बाल विवाह होते रहते हैं। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट साथियों हमारा क्वेश्चन है, डीएनएस का अर्थ क्या है, यानी कि डीएनएस का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो इसके पहले हमने एफडीआई का देखा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर हमने सीडी रोम का देखा, और अब तीसरा आ गया है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा है डाटा नेट सर्विस, तीसरा है डाटा नेट सिस्टम और चौथा है
डोमेन नेम सेटअप। क्या है डोमेन नेम सेटअप? तो साथियों डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो डोमेन नेम सिस्टम यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पर कितने आपसे मैंने 44 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि आपकी शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था साथियों नासा से जुड़ा हुआ, कि जो नासा का जूनो मिशन है, क्या है नासा का जूनो मिशन, वो मैं आपको बता दूं। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो साथियों वो हमारे बृहस्पति ग्रह, जुपिटर से संबंधित है। जो बृहस्पति ग्रह है उससे संबंधित है, जुपिटर से। जुपिटर का चक्कर लगाने गया है ये जूनो मिशन, जुपिटर, है ना। तो ये भी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लें। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछाते हैं। इसकी स्थापना मुझे करेक्ट याद नहीं, लेकिन 1958 में करी गई, एक बार चेक कर लेना। तो साथियों वीडियो यहीं तक था। हमने टोटल आज 45 क्वेश्चन यहाँ पर देखे इसको मिला के। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए टोटल 125 जितना हो सके इतनी शिफ्ट लेकर आऊंगा। और पीवाई के क्वेश्चन से काफी ज्यादा हमें हेल्प मिलती है, वो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी पढ़े लिखे हैं कि पीवाई के हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कुछ ऐसे पीवाई के भी होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं। तो वीडियो पूरा आपने देखा होगा, इससे आशा करता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद और राम राम।